वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। मैं डॉक्टर सूरज वर्मा, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट, CHL हॉस्पिटल इंदौर से। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। हम सब जानते हैं टीबी सदियों पुरानी बीमारी है। जो पहली बार टीबी का बैक्टीरिया डायग्नोज हुआ था वो 18th सेंचुरी में डायग्नोज हुआ था। तब से अब तक टीबी का परमानेंट क्योर ढूंढने के लिए, टीबी को कैसे रोका जाए उसके लिए, और टीबी को पूरी तरह से कैसे ख़त्म किया जाए उसके लिए WHO, दुनिया के सारे देश, सारे डॉक्टर्स, सारे साइंटिस्ट मिलकर काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं। बट स्टिल अभी भी टीबी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अभी का जो रिसेंट डाटा आया है टीबी को लेके, तो अराउंड पूरी दुनिया में लगभग 2020 में 10 मिलियन केसेस टीबी के डायग्नोज हुए, जो ऑलमोस्ट 127 केसेस पर लैक्स पॉपुलेशन। हर 1 लाख पे 127 पॉजिटिव केसेस मिले, जिनमें से अप्रोक्सीमेटली 8% को कोमॉर्बिडिटी थी, जैसे HIV, डायबिटीज मेलाइटस, 2 अल्कोहलिक थे, स्मोकर्स थे। इंडिया में लगभग जो केसेस डिटेक्ट हुए वो 300 से 500 के बीच में पर लेक पॉपुलेशन हुए, जो वर्ल्ड के डाटा से काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब डेथ्स 2020 में ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन लोगों की डेथ सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस के कारण गई है। एज वी ऑल नो, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं एंड जो पुअरली डेवलप कंट्रीज हैं उनमें। डेवलप कंट्रीज ने तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इस पर थोड़ा काबू पाया है। बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्टिल टीबी इज़ अ बिग चैलेंज। और ऑलमोस्ट अब टीबी के काफ़ी सारे प्रकार होते हैं। आजकल टीबी के जो हैं मेजर टीबी जो डिवाइड हुआ है वो प्राइमरी टीबी, जिसमें नो ड्रग रेजिस्टेंस इज फाउंड, एंड ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें मोनो ड्रग रेजिस्टेंस है, पॉली ड्रग रेजिस्टेंस है, एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस आता है। डिपेंडिंग ऑन दिस, उसके बाद सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं कि आपका ट्रीटमेंट, आपका आगे का फॉलोअप, आपको कितने महीने की दवाई, ये सब दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे प्रयास में लगी हुई है कि टीबी के मरीज को जल्दी से जल्दी फाइंड किया जाए, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट अवेलेबल कराया जाए, और उनको पूरी निगरानी में ट्रीटमेंट अवेलेबल करा के, काफ़ी पूरी निगरानी में ट्रीटमेंट करा के, और जो भी सपोर्ट हो सके पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, वो अवेलेबल किया जाए। ठीक है, अब टीबी के जनरली लक्षण क्या हैं? जो मेजर लक्षण होता है, जो देखा जाता है, मैं आपको बता दूं, टीबी शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है जहां पे खून पहुंचता है। सिर्फ बाल और नाखून अगर छोड़ दें तो टीबी हर भाग में मिल सकता है। वेल नोन फैक्ट्स है कि PTB इज द कॉमन। पल्मोनरी लंग्स का जो टीबी होता है, फेफड़ों का जो टीबी होता है, वो कॉमनली होता है, जिसका प्रेजेंटेशन खांसी, जो मोस्टली कफ के साथ आती है। अगर 15 दिन से ज़्यादा आपको खांसी हो रही है तो ये एक टीबी होने की संभावना व्यक्त करती है। दूसरा, बुखार उसके एक प्रमुख लक्षण होता है कि जनरली शाम के टाइम पे आपको कमजोरी फील होने लगती है, आप लिथार्जिक, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, और हल्का सा शरीर गर्म, लो ग्रेड फीवर जिसको बोलते हैं, वो आता है। तीसरा, रात में जब आप सोते हैं तो सडनली आपको पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं। चौथा, वजन कम होना, भूख ना लगना, ये सब प्रमुख लक्षण हैं। ये पल्मोनरी टीबी के लक्षण हैं मुख्यतः। अब जो मेजर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, मतलब लंग्स को छोड़ के कहीं भी होता है, उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है। इसमें शरीर पे गांठें होना, जनरली गर्दन के आसपास गांठें होती हैं, देन पेट में गांठें हो जाना, या पेट का टीबी होना, बोन का टीबी होना, ब्रेन का टीबी होना, आंखों का टीबी होना, सब जगह के अलग अलग लक्षण होते हैं। जनरली जो दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी इज द मोस्ट कॉमन वन, उसमें लिम्फ नोड टीबी इज द कॉमन। लिम्फ नोड मतलब गांठें शरीर में होना। मेजर साइट जो होती है वो गले के आसपास दोनों तरफ होती है। इसमें आपको स्वेलिंग फील होती है, जो नॉर्मल एंटीबायोटिक को रेस्पॉन्स ना करे। पेशेंट को इसके साथ वजन कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बुखार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। पर अगर कोई गांठ आपको एंटीबायोटिक लेने के बाद भी लंबे समय तक बनी हुई है तो उसकी जांच जरूर कराएं। फिर ब्रेन का टीबी होता है, जिसमें ब्रेन से रिलेटेड लक्षण मिलते हैं, जैसे बहकी बहकी बातें करना, कभी भी बेहोश हो जाना, और
सिर दर्द होना, ये मुख्य कारण होते हैं। आंखों का टीबी होता है, हड्डियों का टीबी होता है। जनरली हड्डियों में जो मेजर साइट होती है वो स्पाइन होती है। स्पाइन में जनरली जो टीबी देखा जाता है उसमें नसों के पीठ में दर्द होता है लंबे समय से, जिससे आपकी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड होती जाती है। धीरे धीरे वो हड्डियों को कमजोर करके और एक जो अपना मूवमेंट होता है स्पाइन का वो कम करता जाता है। अब ये अलग अलग प्रकार के टीबी हो गए। अब इसके डायग्नोसिस कैसे होता है? जहां का टीबी होता है, जिस जगह का टीबी सस्पिशियस कर रहे हैं, डायग्नोसिस उसी के ऊपर निर्भर करता है। पहला पल्मोनरी टीबी, लंग्स का टीबी जो मेजॉरिटी देखा जाता है, उसमें डायग्नोसिस के लिए अगर आपके लक्षण टीबी के फेवर में हैं तो एक एक्सरे कराया जाता है। कभी कभी एक्सरे पे इतना जो लक्षण मिलते हैं, एक्सरे पे जो घाव दिखते हैं, वो उसी से आप समझ सकते हैं कि ये टीबी है। पर हमेशा टीबी को कंफर्म कर लेना चाहिए। टीबी को कंफर्म करने के लिए आपकी बलगम की जांच की जाती है। बलगम की जांच में कफ में टीबी के जंतुओं को देखा जाता है। अगर ये मिलते हैं तो आपको टीबी सस्पेक्टेड माना जाता है। दूसरा जो होता है बोन का टीबी, तो बोन के टीबी में भी अलग अलग जांचें होती हैं, जैसे एमआरआई हो गया, एक्सरे हो गया, पर आप क्लिनिकली उस पिक्चर में फिट बैठना चाहिए। ठीक है। आंखों के टीबी के लिए अलग जांचें होती हैं जी। अब आगे कोमोर्बिडिटी। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो टीबी को बढ़ाती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको टीबी बढ़ाता है। तो सबसे मेजर कारण जो टीबी होने की कोमोर्बिडिटी, मतलब ये रिस्क फैक्टर है, इनसे आपको टीबी होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो जो रिस्क फैक्टर है उसमें सबसे मेजर जो अभी देखा जा रहा है वो है अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन। जनरली ऐसे लोग जिनकी डाइट न्यूट्रिएंट्स में भरपूर ना हो, वो डाइट तो लेते हैं पर उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो, जिससे उनकी इम्यूनिटी वीक होती है और टीबी की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि टीबी होने की संभावना 14% तक बढ़ जाती है अगर आपका बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स जो होता है वो 1% से कम हो। और रिकरेंस टीबी होना, मतलब एक बार होकर दोबारा होने की संभावना 4 गुना बढ़ती है जिन लोगों में माल न्यूट्रिशन देखा गया है। देन सेकेंड इज अल्कोहल। अल्कोहलिक लोग जो रेगुलरली अल्कोहल का इंटेक करते हैं, उनकी क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यूनिटी वीक होने के कारण बार बार उनके शरीर में इन्फेक्शंस होते हैं। और टीबी एक ऐसा जंतु है जो वीक इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा अपना असर दिखाता है। देन कम्स डायबिटीज। शुगर की बीमारी जिनको है उनको 3-4 इंक्रीज रिस्क होता है ट्यूबरक्लोसिस होने का। 3 गुना ज्यादा, आम लोगों से 3 गुना ज्यादा टीबी होने का रिस्क रहता है। और टीबी इंक्रीजेस बाय डायबिटीज मेलाइटस। और इन द मीन टाइम जिन लोगों को टीबी हुआ है उनको शुगर होने की संभावना 2 गुना बढ़ जाती है। तो ये दोनों बीमारी एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। एक आता है तो दूसरे को अपने साथ लाने की संभावना काफी बढ़ा देता है। दूसरा ये कि जब आपको डायबिटीज है तो टीबी का जो रेस्पॉन्स, दवाइयों का जो रेस्पॉन्स है वो स्लो होने की संभावना एक रहती है। आपको दोबारा टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा कि एक ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है। देन एचआईवी और टीबी दोनों पुराने जमाने से नोन हैं और दोनों भाई भाई हैं। जनरली एक एरा था 2010 के पहले काफी सारे एचआईवी पेशेंट जो है वो टीबी के निकलते थे और काफी सारे टीबी के पेशेंट जो हैं वो एचआईवी पॉजिटिव आते थे। तो ये दोनों बीमारियां साथ साथ है, इसलिए जब भी कोई टीबी का नया केस मिलता है तो इन सब कोमोर्बिडिटीज जो रिस्क फैक्टर है उनको हमेशा देखा जाता है। अब कुछ मिथ्स हैं और कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे एक मिथ है कि टीबी की जो बीमारी है वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में होती है, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया, माल न्यूट्रिशन इज ए बिग फैक्टर। जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप होते हैं उनमें ये प्रेवलेंस ज़्यादा है, पर हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में भी टीबी होने की संभावना रहती है। उसका कारण ये कि आप जब भी किसी भी टीबी पेशेंट्स के कांटेक्ट में आएंगे, अगर वो खांसेंगे तो उससे आपको इन्फेक्शन होने की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है। और ओके, इट्स इट। नाउ वी विल टेक क्वेश्चंस। कृतिका है आस्क्ड, क्या टीबी का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है? कृतिका, बेसिकली टीबी का ट्रीटमेंट अभी पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा फ्री है। आपको किस प्रकार का टीबी है उस प्रकार की दवाइयां गवर्नमेंट ने पूरी तरह से फ्री में उपलब्ध करा रखी हैं।
टीबी का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव नहीं है, और जो मेडिसिन मार्केट में भी मिलती हैं अगर आप प्राइवेट भी लेना चाहते हैं तो वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं आता है, वो भी विद इन लिमिट उनकी कॉस्ट गवर्नमेंट ने डीपीसीओ के अंदर में फिक्स कर रखी है। धीरज ने पूछा है कि डस टीबी अफेक्ट सम अदर ऑर्गन देन द लंग्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जनरली टीबी को दो भागों में दो उसमें डिवाइड किया है, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो पल्मोनरी तो जो लंग्स से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में मैंने बताया कि आपकी बोन्स हो गई, लिम्फ नोड्स हो गए, आईज हो गई, जॉइंट्स हो गए, टीबी कहीं भी हो सकता है इन सब में। तो डेफिनेटली टीबी अफेक्ट्स द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो। विपुल ने पूछा है कि मुझे टीबी सिम्टम्स नहीं है तो भी मुझे टीबी चेकअप की जरूरत है क्या? अगर टीबी के सिम्टम्स नहीं है तो आपको टीबी के चेकअप की जरूरत नहीं है, पर आपके फैमिली मेंबर्स में या आपके क्लोज कांटेक्ट में किसी को टीबी है और आपका उनको पल्मोनरी टीबी, स्पेशली क्योंकि पल्मोनरी ही टीबी ही इन्फेक्टिव होता है, जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं इसके बारे में क्लियर करूं कि जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैलता है वो सिर्फ पल्मोनरी टीबी होता है। उसमें भी पल्मोनरी टीबी जो होता है, जिन लोगों को खांसी आ रही होती है और उनका ट्रीटमेंट विद इन 1 मंथ ही स्टार्ट हुआ होता है, वो लोग इन्फेक्टिव होते हैं। तो ऐसे अगर किसी को लक्षण है और आप उनके कांटेक्ट में हैं या जो कंफर्म केसेस है आप उनके कांटेक्ट में हैं और आपको थोड़े भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको जांच कराना चाहिए। अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है। जनरली कांटेक्ट ट्रेसिंग में फैमिली मेंबर्स के को एसेस किया जाता है, उनके एक्सरे और उनके स्पूटम की जांच की जाती है, और अगर कोई लक्षण नहीं है तो टीबी से घबराने की बात नहीं है। इज इट ट्रू दैट टीबी जनरली ऑक्योर्स इन अंडर प्रिविलेज कंट्रीज? ये सही है, जैसा कि मैंने बताया, बेसिकली माल न्यूट्रिशन इज द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड ट्यूबरक्लोसिस प्रेवलेंस अराउंड द वर्ल्ड। तो इसलिए जो अंडर प्रिविलेज कंट्रीज है या जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उन कंट्रीज में टीबी के इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। अगर फैमिली हिस्ट्री में टीबी हो तो क्या उसके चांसेस बढ़ जाते हैं? अगर फैमिली हिस्ट्री में टीबी है, मैंने यही बोला कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को पल्मोनरी टीबी है तो आपको बाद में टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। बट यह है कि अगर आपने आपकी इम्यूनिटी मेंटेन कर रखी है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको टीबी होगा ही। बट डेफिनेटली अगर आपको कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है तो टीबी होने की एक रिस्क हमेशा बढ़ती है। पॉट्स स्पाइन कॉम्प्लिकेशन। पॉट्स स्पाइन बेसिकली जो रीढ़ की हड्डी का टीबी होता है उसको पॉट्स स्पाइन बोलते हैं। इसके काफी सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। कॉम्प्लिकेशन में मेजर जो होता है, अगर इसका टाइम पे डायग्नोसिस ना हो और इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो टीबी के दबाव के कारण नसों पे प्रेशर बनता है, जिससे नीचे वाले भाग, जहां भी टीबी है उसके नीचे वालों की नसें काम करना बंद कर सकती हैं, लकवे की शिकायत हो सकती है, उस जगह पे पस बन सकता है, पस बनता ही है और वो पस ज्यादा बन जाए तो दिक्कतें दे सकती हैं, वो हड्डियों को गला देता है तो उसके कारण हड्डियां कोलैप्स हो जाती हैं, तो कंप्लीट आपकी एक्टिविटी रुकने की संभावना है। सोम्या ने पूछा क्या टीबी दोबारा होने के चांसेस होते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट? सोम्या, बिल्कुल टीबी दोबारा होने के चांसेस हमेशा रहते हैं, क्योंकि टीबी का जंतु जो है वो सप्रेस होता है। ऐसा बोला जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सब टीबी से इन्फेक्टेड है, पर जिनकी इम्यूनिटी लो होती है टीबी उन्हें ही होता है। तो अगर आपको एक बार टीबी हुआ है तो दोबारा होने की संभावना, रिस्क जो है वो हमेशा बढ़ जाती है, वो 20% और बढ़ जाती है। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। इम्यून सप्रेशन या ऐसी कोई दवाई आप ले रहे हैं तो आपके डॉक्टरों को पहले ही बताएं कि हमें एक बार पहले हो चुका है, तो वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट को। विपिल ने पूछा है कि हाउ इज टीबी एंड HIV रिलेटेड? बेसिकली HIV जो है वो वायरस है, इसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। तो इसके वर्ड से ही है कि ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। तो जब भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, दूसरे जंतु, दूसरे इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है।
हिंदुस्तान और भी सब जगह जहाँ पे टीबी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो जनरली टीबी के जो पेशेंट्स है उनकी संख्या एचआईवी होने के बाद एचआईवी के कारण काफ़ी बड़ी थी। तो एचआईवी बेसिकली इम्यूनिटी वीक करता है, जिसके कारण टीबी का जो जंतु है उसके इन्फेक्शन का रेट अंदर बॉडी में आराम से फैलता है और वो इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ा देता है। और सेम टीबी के साथ है, क्योंकि टीबी जो है, अगर आप एचआईवी इन्फेक्टेड हैं और आपको साथ में इन्फेक्शन हो गया है तो वो इम्यूनिटी और वीक करेगा, तो एचआईवी का और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। टीबी के कारण वीकनेस होती है क्या? बिल्कुल सर, टीबी के कारण वीकनेस होती है, बट यू हैव टू बी, वीकनेस इज ए ब्रॉड टर्म एक्चुअली। वीकनेस किसी भी कारण से हो सकती है, सिर्फ टीबी एक कारण नहीं होता है, बट डेफिनेटली जिन लोगों को टीबी का इन्फेक्शन होता है उनको वीकनेस हमेशा फील होती है, उनका वजन कम होता जाता है, भूख कम लगती है, जिसके कारण उनको वीक फील होता है। काफी समय से कफ आता है बट खांसी नहीं और एसिडिटी भी होती है। तो काफ़ी समय से कफ आता है, अगर 15 दिन से ज़्यादा की खांसी है तो डेफिनेटली एक टीबी का सस्पिशियस हमेशा रखना चाहिए। पर उसके कारण ऐसा नहीं है कि हर खांसी टीबी के कारण होती है, दूसरी और भी बीमारियां होती हैं जिनसे खांसी होती है। तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करिए, तो वो उसके लिए प्रॉपर आपकी जांच करके उसका डायग्नोसिस बनाएंगे। इज स्मोकिंग ए मेजर कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? बिल्कुल, स्मोकिंग एक मेजर कॉज है। जनरली जो भी स्मोक होता है या स्मोक करते हैं उनके लंग की इम्यूनिटी वीक रहती है, तो इसलिए स्मोकर्स हमेशा 2 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्यूबरक्लोसिस होने के एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। और दूसरा ये कि लेटेंट टीबी एक बीमारी होती है, मीन्स यू आर इन्फेक्टेड विद टीबी बट इट इज़ नॉट डिसीज्ड। आपको टीबी का जंतु आप में है पर वो आपको अभी बीमार नहीं किया हुआ है, पर जो स्मोकर्स होते हैं उनमें लेटेंट टीबी भी बहुत प्रोमिनेंट देखा गया है। तो जब भी इन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है तो टीबी होने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा, जो स्मोकर्स होते हैं उनमें टीबी के ट्रीटमेंट आउटकम अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि लंग्स की इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कंटिन्यू स्मोकिंग के कारण कि जो दवाइयों का असर हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मिल नहीं पाता है। क्या टीबी कंटेजियस होता है? बेसिकली टीबी कंटेजियस इन द सेंस कंटेजियस तो नहीं, बट इट इज स्प्रेडिंग, एयरबोर्न डिसीज है। तो जब भी कोई टीबी का मरीज होता है, अगर वो खांसता है तो उसके थ्रू एयर में टीबी के बेसिलाई आते हैं जिनसे दूसरे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए प्रिकॉशनरी एक बताया जाता है कि जो भी टीबी के मरीज हैं जिनको लंग्स का टीबी है और खांसी आ रही है और प्रूवन केस है, तो उन लोगों को प्रिकॉशनरी कफ एटिकेट सिखाए जाते हैं। उनसे बोला जाता है कि एक आइसोलेटेड रूम में रहें, वेंटिलेटेड रूम में रहें, जिससे बैक्टीरिया एक ही जगह पे सेग्रीगेट ना हो, और दूसरा मास्क लगा के रखें जब भी कोई गैदरिंग या इसमें जाएं। What is BCG vaccination and does it protect me from getting TB? BCG वैक्सीनेशन इज, BCG जो है बेसिलस कैमेटिक ग्यूरिन, ये एक टाइप का टीबी जंतु है। इसके एंटीजन लेके बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड, और इससे टीबी से बचा तो नहीं जाता है, पर डेफिनेटली टीबी की जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है। जैसे कि हमने देखा कि कोविड के वैक्सीन के बाद कोविड से होने वाली मौतें और एडमिशन सब कम हो गए थे। तो सेम ये वैक्सीन का काम है, ये टीबी के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना देती है, जिससे आप इन्फेक्ट तो होते हैं पर आपको बीमारी इतनी घातक नहीं होती है। यूजली जो घातक बीमारियां पहले बीसीजी आने के पहले बच्चों की डेथ जो मस्तिष्क ज्वर जिसको बोलते थे उससे काफ़ी होती थी, क्योंकि मेनिंजाइटिस, ब्रेन का टीबी बहुत कॉमनली होता था, पर बीसीजी आने के बाद उसका इंसिडेंस काफ़ी कम हो गया। तो यही एक वैक्सीन का फायदा है कि आपको इम्यूनिटी है तो आपको सीवियर डिसीज नहीं होगी, जिससे आपको कोई कॉम्प्लिकेशन, लीथल कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना हो। हाउ सीरियस शुड बी टेक इट इफ आई एम कफिंग फ्रॉम 2 months? यू हैव टू टेक इट सीरियसली। बिल्कुल, अगर आप 2 महीने से खांसी कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको सीरियसली लीजिए, अपने फिजिशियन के पास जाइए, उनसे परामर्श लीजिए, है ना। असीम वाजपेयी, व्हाट आर द मेजर कॉजेस फॉर टीबी?
बेसिकली टीबी का मेजर कॉज नहीं होता है, टीबी के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। टीबी का कॉज तो एक इन्फेक्शन होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है, वो इसका मेजर कॉज होता है। पर जब भी हम ऐसी किसी कंडीशन या किसी बीमारी से ग्रसित है जो हमारी इम्यूनिटी वीक कर रही हो, या हमारी डाइट प्रॉपर नहीं हो, स्ट्रेस हो काफ़ी, तो ये सब फैक्टर मिलकर टीबी के जंतु को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं डिसीज कराने का। तो बेसिकली टीबी इज ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। डज टीबी लीव स्कार्स? टीबी लीव स्कार्स मतलब टीबी के बाद कोई भी घाव रह जाए, तो बिल्कुल हाँ, ऐसा होता है। जनरली टीबी के खुद से घाव नहीं होते हैं, पर उसके कारण जो प्रोसीजर किए जाते हैं उनके घाव रह सकते हैं। लंग्स में बहुत सारी बार ऐसा देखा जाता है कि जो टीबी के मरीज हैं, अगर वो लेट आते हैं, लेट दवाई शुरू होती है, तो उन लोगों के लंग्स में उसके बाद के बदलाव में हमेशा फाइब्रोसिस करके एक होता है या कोलैप्स होता है, ये एक देखा जाता है। तो बिल्कुल टीबी के स्कार्स लंग्स में रह जाते हैं बिल्कुल। वाई इज टीबी कॉल्ड ए पुअर पर्सन डिसीज? मैंने आपको इसका जवाब दे चुका हूँ शायद, कि माल न्यूट्रिशन, पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एक ही घर में 5-5 लोग एक साथ रहते हैं, पुअर वेंटिलेशन ऑफ द हाउस, पहले घर में ही चूल्हा जलता था तो उसका धुआं भी बाहर नहीं जाता था, 5 लोग एक साथ रह रहे हैं जरा से छोटे कमरे में, तो उन लोगों में टीबी का प्रेवलेंस ज़्यादा देखा गया था, इसलिए टीबी को ये नाम दिया गया है। टीबी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? आई थिंक मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो पल्मोनरी टीबी होता है उसमें मेजर सिम्टम्स हैं खांसी जो 15 दिन से ज़्यादा बनी हुई हो, दूसरा बुखार आना स्पेशली शाम के टाइम पे, रात में पसीना आना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, ये सब मेजर कॉजेज होते हैं। खांसी में खून भी आ सकता है, ये भी एक एसोसिएटेड फैक्टर होता है टीबी के साथ। देन अगर प्लूरल इफ्यूजन हो, छाती में पानी भर जाता है बहुत सारी बार टीबी की बीमारी के कारण, तो खांसी के साथ साथ पीठ में दर्द ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में लिम्फ नोड का टीबी होता है, उसमें भी यही रहता है कि आपको कोई गांठ फील हो रही है, आपको बुखार आ रहा है, आपका वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है। एब्डोमिनल टीबी होता है जिसमें आंतों का टीबी होता है, लिम्फ नोड टीबी होते हैं। बोन का टीबी होता है जिसमें दर्द होता है, उस जगह पे कभी कभी सूजन आ जाती है, कभी कभी पस निकलने लगता है। ये सब लक्षण है अलग अलग। If a person got tuberculosis infection years back, what is the chances of reinfection? Chances of reinfection तो हमेशा बने ही रहते हैं, क्योंकि आप अगर किसी के कांटेक्ट में आएंगे और आपकी इम्यूनिटी वीक है तो री इन्फेक्शन के चांसेस डेफिनेटली रहेंगे। रिकरेंस एक होता है कि आपकी ही बीमारी आपको फिर से बीमार कर दे, तो रिकरेंस के जो चांसेस होते हैं वो 20% ज़्यादा होते हैं अगर आपको पहले से टीबी हो चुका हो और आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही हो तो। इफ यस देन व्हाट आर द प्रिकॉशनरी स्टेप्स? टीबी के प्रिकॉशनरी स्टेप्स यही हैं कि आप आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए क्या, आपकी एक हेल्थी डाइट होनी चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, डाइट में अपना वेट पे कंट्रोल रखिए। अगर कोई दूसरी बीमारी एसोसिएटेड है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है या और कोई बीमारी कैंसर वगैरह है तो उनको टोटली कंट्रोल में रखने का प्रयास करिए। रेगुलरली अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। मेन तो ये, आप जितना आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे उतना टीबी से दूर रहेंगे। जनरली जो गैदरिंग वाले एरियाज होते हैं उसके थ्रू टीबी होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि यूजली लोग आजकल काफ़ी समझदार हैं, अगर उनको ऐसी बीमारी होती है तो वो अवॉइड करते हैं। फिर भी कोई ऐसी क्राउडेड प्लेस हो जहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हमेशा ही रहेंगे, तो अगर अवॉइड हो सके तो अवॉइड करिए। टीबी ना हो उसके लिए होम रेमेडीज होती है क्या? टीबी ना हो उसके लिए कोई होम रेमेडीज नहीं होती है। What happens if the woman is pregnant and get detected with TB? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर वीमेन प्रेग्नेंट है और वो टीबी से डिटेक्ट होती है तो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ पे अपना असर दिखाता है। दूसरा ये कि रेगुलरली ट्रीटमेंट और टाइम बिंग डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। आपको कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकते हैं और प्रेगनेंसी
के टाइम पे भी डिलीवरी के टाइम पे भी हो सकते हैं और प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकते हैं। जनरली तो जो बच्चों पे अफेक्ट आता है तो बच्चों की हेल्थ वीक रहती है, वो प्रीमेच्योर होने के चांसेस थोड़े हो जाते हैं। आगे बच्चे भी बहुत सारी बार अगर मदर को टीबी है तो इन्फेक्टेड होने की एक संभावना रहती है, इसलिए उनकी जांच की जाती है हमेशा। अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है सब तो और टीबी आपको हो चुका है तो दवाई पूरी लें, पर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे रिप्रोडक्टिव फेलियर के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, बच्चे की हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। दूसरा, आगे जो बच्चे जो देखा गया है जिन माँ को टीबी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ा लंबे समय तक वीक रहती है और वो काफ़ी इल रहते हैं थ्रू आउट, तो मॉर्बिडिटी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। व्हाट्स द क्योर फॉर टीबी? जो दवाइयाँ अभी अवेलेबल हैं, दे आर द बेस्ट अवेलेबल मेडिसिन थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड वही टीबी का क्योर है। और उसको एक ही चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि जो मेडिसिन आपको दी गई है उसको रेगुलरली टाइम टू टाइम लीजिए, उसको बीच में ना छोड़िए। ऐसा देखा गया है कि लोग जब 1 महीने की दवाई लेने के बाद आराम पड़ जाता है तो वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं तुरंत। इससे ये होता है कि आपकी बीमारी जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, और टीबी का जंतु जो है वो इन दवाइयों से रेसिस्टेंट हो चुका होता है। रेसिस्टेंट इन द सेंस कि अब ये जो दवाइयाँ हैं वो उस पर काम नहीं करती हैं, तो इसके लिए नई जो दवाइयाँ हैं, जो सेकंड लाइन ड्रग्स जिनको बोला जाता है, वो यूज़ की जाती हैं। तो द ओनली क्योर फॉर टीबी इज रेगुलरली टेकिंग मेडिसिन। डैमेजेस इन लंग्स ड्यू टू टीबी इज रिवर्सिबल। अगर बहुत छोटा डैमेज है तो वो रिवर्सिबल होता है, पर मेजोरिटी जो डैमेजेस वो नॉन रिवर्सिबल है। जैसे फाइब्रोसिस इज नॉन रिवर्सिबल, आपको कोलैप्स हो चुका है, लंग का एक भाग पूरी तरह से सिकुड़ गया है, वो नॉन रिवर्सिबल होता है। ब्रोंकेक्टेसिस करके होता है कि लंग्स उस जगह जहाँ पे वो टीबी का निमोनिया हुआ होता है वो जगह काफ़ी चौड़ी हो जाती है और उसमें काफ़ी कफ बनता है बार बार, तो इट इज नॉन रिवर्सिबल। तो मेजोरिटी जो ट्यूबरकुलर लंग कॉम्प्लिकेशन है वो नॉन रिवर्सिबल है। हार्ट फंक्शनिंग इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ टीबी, इज इट ट्रू? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बोला कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है तो दिल का भी टीबी होता है। जनरली जो मेजॉरिटी 70-80% होता है वो ये होता है कि दिल के आसपास जो झिल्ली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसमें पानी भर जाता है, तो इसके कारण काफ़ी दिल के ऊपर दबाव बनने लगता है और पंपिंग पे अफेक्ट आता है। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन या पेरिकार्डियल टीबी इज वेरी वेल नोन। इस टीबी ए फेटल डिसीज? अगर आपने सही टाइम पे डायग्नोस नहीं किया, दवाइयाँ रेगुलरली नहीं खाई और ट्रीटमेंट बराबर नहीं लिया, और अगर आपको किसी मतलब कोई व्यसन है, जैसे अल्कोहलिक हैं, स्मोकर्स हैं, तो इन लोगों में डेफिनेटली टीबी फेटल हो सकता है। बट मोर्टिलिटी रेट इज टीबी फ्रॉम टीबी इज वेरी लो, बट स्टिल इट इज फेटल। Is it true that men are more prone to get TB than women? Definitely men are more prone to get TB than women because men बाहर ज़्यादा घूमते हैं क्राउडेड प्लेसेस में, जैसे बस में ट्रेवल ज़्यादा होता है, लोकल ट्रेन्स में ट्रेवल ज़्यादा होता है, दूसरे लोगों से मिलना ज़्यादा होता है, इसलिए आदमियों में ज़्यादा होने की संभावना रहती है। उसका एक यही फैक्टर है बेसिकली। टीबी के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? टीबी के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, टीबी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वो डिपेंड करते हैं आपको किस जगह का टीबी है। जैसे लंग्स में अगर हुआ है तो लंग्स में टीबी के इन्फेक्शन होने के बाद के बदलाव रहते हैं, देन हड्डियों का टीबी हुआ है तो उसके बाद के बदलाव रहते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपको कहाँ का टीबी है, उसके बाद क्या तकलीफ। सो थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से एक यही मैसेज रहेगा कि जिनको भी खांसी है या टीबी 15 दिन से ज़्यादा की खांसी रहती है, या कोई कारण नहीं है फिर भी वजन कम हो रहा है, शाम के टाइम पे हरारत नहीं आ रही है, तो टीबी का एक डायग्नोसिस बहुत कॉमनली होता है। दूसरा, टीबी एक स्टिग्मा नहीं है। अगर किसी को टीबी हो गया है तो वो अछूत नहीं हो जाता है। ये हम काफ़ी सारे हमारे पेशेंट्स के में सुनते हैं कि उसको टीबी हो गया है तो सोसाइटी उसको बड़े उससे देखती है, बट टीबी एक अछूत वाली बीमारी नहीं है।
टीबी हो गया है वो किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो उससे लोगों को डिप्रेस नहीं करना है, वी हैव टू मोटिवेट अदर्स। आप उनको ट्रीटमेंट लेने के लिए प्रोत्साहित करिए। आजकल इतनी अच्छी दवाइयां हैं जिससे टीबी अगर टाइम पे डायग्नोस होकर ट्रीट हो, मेडिसिन स्टार्ट किया जाए तो इट इज़ 101% क्योरेबल, नॉट 100%, 101% क्योरेबल डिसीज है। तो मोटिवेशन ज़्यादा रखिए, सपोर्ट करिए। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, कुछ एनजीओज भी अपने प्रयास कर रहे हैं। जो भी टीबी के मरीज हैं उनका पूरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट फ्री में देती है। आजकल काफ़ी सारी स्कीम्स है और इवन उनके न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स के लिए भी गवर्नमेंट उनको फंड्स प्रोवाइड करती है, डायरेक्टली अकाउंट्स में उनके फंड्स आते हैं। और इवन ये भी फैसिलिटी है कि अगर आप सैंपल नहीं देने जा सकते हैं तो घर से आपका सैंपल भी फ्री में ले लिया जाता है, और दवाइयाँ भी लेने नहीं आ सकते हैं तो वो भी घर पे पहुंचा दी जाती हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, हम एज ए सोसाइटी भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए। जो भी टीबी के मरीज हैं उनका जितने भी अपनी तरफ से मदद कर सके उनकी मदद करना चाहिए, और जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सबको मोटिवेट करिए। टीबी हो गया है तो किसी को उस कारण डिप्रेस फील ना करें प्लीज। थैंक यू।